वासु ग्रह सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक, ध्रुव आइल महाद्वीप। प्रकाश की गति से भी तेज गति से चलने वाली प्रकाश की एक छोटी सी गहरे बैंगनी रंग की किरण अनगिनत सौर मंडलों और ब्रह्मांडों को पार करते हुए एक निश्चित सौर मंडल तक पहुंची। प्रकाश की किरण ने हर एक ग्रह में प्रवेश किया, जिसे प्राइमल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। बैंगनी प्रकाश की किरण फिर एक उल्कापिंड की तरह ध्रुव आइल महाद्वीप की ओर उतरी, जो इस ग्रह पर सबसे छोटे महाद्वीपों में से एक था। बैंगनी प्रकाश अंततः एज्योर शहर तक पहुंच गया। किसी के ध्यान में आए बिना ही प्रकाश की गति से भी अधिक तेज चलने वाली बैंगनी रोशनी एक निश्चित शयन कक्ष में पहुंच गई, जहां एक युवक बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा था। प्रकाश की किरण उस युवक के शरीर में प्रवेश कर गई। आसमान में अंधेरा छाया हुआ था, बादलों ने चांद को ढक रखा था, जिससे चांद की रोशनी अधूरे शहर तक नहीं पहुंच पा रही थी। बिस्तर पर लेटे हुए एक युवक, जिसकी उम्र 19 साल थी, को अचानक असहजता महसूस होने लगी। मैं कहां हूं? अचानक युवक ने अपनी आंखें खोलीं और चारों ओर देखा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका वर्तमान शरीर बहुत कमजोर हो गया है। वह अपना सिर भी नहीं उठा सकता था। आखिर मैं इतना कमजोर कैसे हो गया? मुझे जो आखिरी चीज याद है वह इतिहास पर एक किताब पढ़ना था, महान सिकंदर के बारे में। एक पल के लिए युवक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी पिछले मालिक की सारी यादें फिर से उभरने लगीं। इसहाक को वह सब याद आ गया जो इस शरीर के मालिक ने बचपन से लेकर अब तक झेला था। तो उसका नाम, मेरा वर्तमान नाम वासु है। इसहाक या वर्तमान और वासु के रूप में जाना जाने वाला व्यक्ति 21वीं सदी की धरती से आया था। वह एक ऐसी दुनिया से आया था जहां तकनीक ने बहुत प्रगति की है। इस समय उसकी पिछली दुनिया एक वायरस के प्रकोप, देशों के बीच युद्ध और अर्थव्यवस्था को लगभग कुचलने का अनुभव कर रही थी। एक छोटे देश के प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते वासु अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए एक समाधान के साथ आने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि इस दुनिया का असली वासु अलग था। इस दुनिया का वासु ड्रैगन राजा का बेटा था। हां, वासु खुद एक ड्रैगन था। हालांकि वासु के साथ एक समस्या थी, एक समस्या जो उसके दुख की जड़ भी थी। भले ही वासु एक ड्रैगन है, लेकिन वह अपने ड्रैगन वंश को जगा नहीं सका। इस वजह से वासु को जीवन भर परेशान किया गया। नतीजतन वह मानसिक रूप से थक गया और शराब पीकर वास्तविकता से बचने की कोशिश करने लगा। यह देखकर कि ड्रैगन राजा का बेटा खेती नहीं करता बल्कि शराब का आदी हो गया है, वासु के क्रोधित पिता, जो अपने परिवार की वंशावली को जागृत न करने के लिए उससे नफरत भी करते थे, ने वासु को घर से निकाल दिया। वासु को इस दुनिया के सबसे छोटे और सबसे गरीब महाद्वीपों में से एक में फेंक दिया गया। वासु को उसके शाही परिवार से निकाल दिया गया, जिसका मतलब था कि अब उसके पास राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं था। इस महाद्वीप के एक छोटे से कुलीन राजा ने वासु को गोद लेने और मरने के बाद राजगद्दी वासु को सौंपने का फैसला किया। वासु के बारे में निश्चित रूप से एक भाग्यशाली बात थी। उसके पास कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं था। वासु के पास जो कुछ था उसे जानकर लोग ईर्ष्या में मर जाते थे। वासु 7 परियों का पति था। वासु के ड्रैगन परिवार ने इस दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया। जब वासु का जन्म हुआ तो सबसे मजबूत और सबसे बड़े साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए बड़े पृष्ठभूमि वाले प्रभावशाली परिवारों ने अपनी बेटी की शादी वासु से करने का फैसला किया। इसलिए वासु के पिता के आदेश के तहत 7 अनुबंध बनाए गए। वासु के अभी भी इस दुनिया की 7 परियों का पति होने का मुख्य कारण यही अनुबंध था। अगर वासु मर जाता है तो उसकी सभी 7 पत्नियां भी उसके साथ मर जाएंगी। इसलिए जब वासु को उसके राज परिवार से निर्वासित कर दिया गया तो बड़े परिवार, जिन्होंने एक बार अनुबंध के माध्यम से अपनी बेटियों का विवाह वासु से कराया था, अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अनुबंध को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी पत्नियों को इस दुनिया की 7 परियां इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी पत्नियां अपने अपने क्षेत्र में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हैं। उनकी प्रत्येक पत्नी के नाम पर
देवी की उपाधि है। अगर इतना ही काफी नहीं था तो उनकी हर पत्नी प्राइमल प्लैनेट के 7 महाद्वीपों में से एक से ताल्लुक रखती है। उनकी पत्नियां अपने अपने महाद्वीपों की शीर्ष सुंदरियां थीं और कोई भी अन्य महिला सुंदरता और शक्ति के मामले में उनके करीब भी नहीं आ सकती थी। कोई भी पुरुष 7 परियों में से किसी एक को अपनी पत्नी बनाने के लिए अपनी आत्मा तक का बलिदान करने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए यह जानते हुए कि वासु 7 परियों का पति था, उससे लगभग हर उस आदमी को नफरत थी जिसने उसकी पत्नियों में से किसी एक को देखा या उससे मुलाकात की थी। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे भी 7 परियों से शादी करना चाहता था। यहां तक कि मैं जो पति हूं, मैंने भी अपनी सभी पत्नियों को कभी नहीं देखा है, सिवाय 1 या 2 के। पिछले वासु द्वारा बनाई गई सभी निराशाजनक चीजों को याद करने से ही नए वासु को उदास महसूस होने लगा। पिछले वासु ने अपने जीवन से पूरी तरह हार मान ली थी। ये उसकी 7 पत्नियां ही थीं जिन्होंने उसे जीवित रखा था। प्रणाली, नील, ड्रैगन मोनार्क सिस्टम आपकी सेवा में है। नील, क्या मेजबान बिगिनर गिफ्ट पैकेज खोलना चाहता है? खोलो इसे। नील, उपहार पैकेज खुल गया है। नील, इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन को सक्रिय करने के लिए होस्ट को बधाई। नील, मेजबान को तत्काल सीखने और अनुकूलन का सहज कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। नील, मेजबान की छिपी हुई रक्त रेखा को सक्रिय करने से कुछ कौशल प्राप्त हुए हैं। नील, इनेट स्किल फैयरी ब्लेज सीखने के लिए मेजबान को बधाई। नील, निष्क्रिय कौशल विस्फोट लहर सीखने के लिए मेजबान को बधाई। नील, निष्क्रिय कौशल मोल्टेन बोल्ट सीखने के लिए मेजबान को बधाई। नील, जागृत ड्रैगन वंश ने मेजबान आंकड़े बढ़ा दिए हैं। नील, सहन शक्ति 50 से अधिक, मन 50 से अधिक, स्वास्थ्य 50 से अधिक, चपलता 50 से अधिक, शक्ति 50 से अधिक। नील, यह पता चला है कि होस्ट ने अभी तक कोई क्लास नहीं चुनी है। सिस्टम प्राप्त करने की अंतिम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृपया कोई क्लास चुनें। कक्षाओं को 3 अलग अलग ग्रेडों में विभाजित किया गया है। सामान्य वर्ग, तलवारबाज, भालाधारी, तीरंदाज, ब्रॉलर, जादूगर, चिकित्सक, नाविक, जादूगर, मेहतर, समुराई, स्काउट, घुड़सवार, मरीन, रेंजर, कातिल, भाड़े का सैनिक, बाइंडर, भ्रष्ट भाड़े का सैनिक, दूत, निंजा, जासूस, कसाई, टैंक, हत्यारा और इसी तरह। दुर्लभ वर्ग, कठपुतली मास्टर, बिशप, ट्रैपस्मिथ, वाइकिंग, मेडन, मिस्टिक नाइट, विंड वॉकर, क्रूसेडर, चालबाज, बीस्ट मास्टर, मेज हंटर, घोस्ट वॉकर, स्काई मेज, बैटल मेज, पैरागॉन नाइट्स, डेमोनोलॉजिस्ट, ड्रेड वीवर, शैडो सीयर, भ्रष्ट बैटल मेज, आर्मर्ड इंजीनियर, भ्रष्ट टेम्पेस्ट, वेनम समुराई, डेमोनिक पैरागॉन, पायरो विच डॉक्टर, डेमन कॉन्ज्यूरर, बैटल ब्रॉलर, पायरो लीजोनेयर, नेक्रोमैंसर, नाइट वॉकर, नाइट रेंजर, जादूगर, आर्कमेज, डेमन हंटर, एराचनोमैंसर, गनस्लिंगर और इसी तरह। पौराणिक वर्ग, ब्लेड डांसर, स्टॉर्म लॉर्ड, स्टॉर्म सिंगर, हीरो, सनमास्टर, वॉर डांसर, ड्रैगन नाइट, इल्यूजन सॉर्सेरर, शैडो मास्टर, आर्मागेडन वॉर मास्टर, फ्रॉस्ट सॉर्सेरर, कैटाक्लिस्मिक सीयर, बैटल मैराउडर, वॉरलॉक, सेज, लाइटनिंग मास्टर, फायर मास्टर, वाटर मास्टर, अर्थ मास्टर, विंड मास्टर और इसी तरह। नील, वर्तमान में होस्ट केवल एक वर्ग चुन सकता है। जब भी होस्ट किसी नए क्रम पर पहुंचता है तो होस्ट को मौजूदा वर्गों के अलावा एक नया वर्ग चुनने की अनुमति होगी। सिस्टम होस्ट को एक पौराणिक वर्ग चुनने की सलाह देता है। ड्रैगन होने के नाते केवल एक पौराणिक वर्ग ही वर्तमान होस्ट को लाभ पहुंचा सकता है। लगभग अंतहीन कक्षाओं की सूची देखकर वासु लगभग बेहोश हो गया। वहां बहुत सारी कक्षाएं थीं। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे कौन सी कक्षा चुननी चाहिए। पिछले वासु की यादों से इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक वर्ग होता है। जब कोई बच्चा 15 साल का हो जाता है तो उसे एक वर्ग चुनना होता है। प्रत्येक वर्ग अपने स्वयं के अनूठे कौशल और शक्तियों के साथ आता है। प्रत्येक वर्ग की अपनी अनूठी साधना पुस्तिका होती है। पौराणिक वर्गों की लगभग अंतहीन सूची को देखते हुए वासु ने महसूस किया
कि कुछ वर्ग इस दुनिया के लोगों को झात नहीं थे। सूची में शामिल अधिकांश पौराणिक वर्ग या तो अत्यंत दुर्लभ थे या इस दुनिया के निवासियों को झात नहीं थे। चूंकि मेरे वंश ने मुझे पहले से ही अग्नि शक्तियां दी हैं, भले ही मैं जादू प्रकार की कक्षाओं को चुनने के लिए ललचा रहा हूं, अभी के लिए मैं उस वर्ग के साथ जाऊंगा जो मुझे मेरे शारीरिक आंकड़ों के साथ लाभ देता है। मैं वॉर डांसर के साथ जाऊंगा। नील, मेजबान ने एक पौराणिक वर्ग चुना है। नील, सहन शक्ति 20 से अधिक, मन 20 से अधिक, स्वास्थ्य 20 से अधिक, चपलता 20 से अधिक, शक्ति 20 से अधिक। नील, मेजबान को नया सहज कौशल हथियार महारत हासिल करने के लिए बधाई। नील, नया निष्क्रिय कौशल साइलेंस माइंड प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। नील, माइथिकल क्लास व डांसर से संबंधित अधिक कौशल या तो प्रशिक्षण के माध्यम से या स्तर बढ़ाकर हासिल किए जा सकते हैं। जब सारी घंटियां गायब हो गईं, तो वासु को अब कोई कमजोरी महसूस नहीं हुई। पहले तो वह अपना सिर भी नहीं उठा पाता था, लेकिन अब उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वासु इसे महसूस कर सकता था। यह नई तरह की ऊर्जा उसके खून के साथ बह रही थी। यह उसका मन था। उसका हृदय मन का भंडारण और उत्पादक था। गड़गड़ाहट, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कई सालों से कुछ नहीं खाया है। वासु को लगा कि अब वह कुछ भी खा सकता है। बिना एक पल भी बर्बाद किए वह जल्दी से बिस्तर से उठा और अपने कमरे से बाहर चला गया। पिछले वासु की याद से वह डाइनिंग हॉल में पहुंचा। मुझे रसोई में खाने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए, मास्टर। वासु जल्दी से रसोई की ओर जाने ही वाला था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़ते हुए वासु की आंखें कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति को देखकर चौड़ी हो गईं। मास्टर बेहोश है। क्या हमें उसे उपचार औषधि देनी चाहिए? इस दर पर वह कोमा में जा सकता है या इससे भी बदतर वह मर भी सकता है। बुजुर्ग धामा सिंगर एक बूढ़ा आदमी था जो पीढ़ियों से बटलर के रूप में काम कर रहा था। 60 साल का दिखने के बावजूद वह वास्तव में कुछ 100 साल बड़ा था। उनके लंबे जीवन ने उन्हें कई महान राष्ट्रों, प्रतिभाओं और शक्तिशाली लोगों के उत्थान और पतन को देखने का मौका दिया है। बुजुर्ग धामा के लंबे बाल और सफेद दाढ़ी थी। वह एक आम बटलर की तरह कपड़े पहने हुए था। वह वर्तमान में अपने महल का मुख्य बटलर था। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कमीने को बस मर जाना चाहिए। बुजुर्ग धामा के सामने बैठी नौकरानी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसका नाम अवनी ऑन नार्ड था। अवनी इस महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली कुलीन घरानों में से एक की बेटी थी। अवनी वासु की पत्नियों में से एक थी, लेकिन वह हमेशा नौकरानी का वेश धारण करके रहती थी ताकि वासु को उसके बारे में कभी पता न चले और उसका असली चेहरा न दिखे। लेकिन मिस लेडी, अगर हम भगवान वासु को ठीक नहीं करते हैं तो उनकी मृत्यु का मतलब आपके जीवन का अंत होगा। ऑननार्ड के कुलीन घराने के बटलर और नौकर के रूप में मैं ऐसा होने की अनुमति नहीं दे सकता। एक शक्तिशाली कुलीन घराने की राजकुमारी को नौकरानी के रूप में छिपाने का एकमात्र कारण यह था कि उसे वासु को गुप्त रूप से बचाना था, क्योंकि उसका जीवन उसके साथ जुड़ा हुआ था। मैं बुजुर्ग धामा को जानता हूं। मैं बस इससे तंग आ चुका हूं। वह आदमी कहलाने के भी लायक नहीं है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जिएं या मर जाएं। अगर यह अनुबंध मुझे बांधता नहीं होता तो मैं कभी ऐसी जगह नहीं पहुंच पाता। महिला, मुझे लगता है। कदमों की आहट सुनकर बुजुर्ग धामा और अवनी दोनों चुप हो गए। जब वह आकृति, जिसका पूरा शरीर अंधकार में लिपटा हुआ था, खाने की मेज पर आई और रसोई घर की ओर बढ़ती चली गई, तो एक क्षण के लिए तो बुजुर्ग धामा और अवनी दोनों ही अंदर तक स्तब्ध रह गए। दूसरों को शायद यह पता न हो, लेकिन बुजुर्ग धामा और अवनी को पता था कि वासु कितना नशे में था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वासु कम से कम 1 हफ्ते तक होश में आएगा। डाइनिंग हॉल करीब 50 मीटर बड़ा था। हॉल के बीच में 10 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक बड़ी मेज थी, जिस पर कई कुर्सियां रखी हुई थीं। मेज पर बैठे अवनी और बुजुर्ग धामा दोनों ने वासु की तरफ देखा, जो रसोई की तरफ जाते हुए खाने के बारे में कुछ बुदबुदा रहा था। मास्टर,
वासु ने चलते चलते रुककर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे महल में रोशनी नहीं थी। चांदनी की वजह से ही वह अंधेरे में चल पा रहा था। डाइनिंग टेबल पर रखी मोमबत्तियों की पीली रोशनी से वासु को अपने वफादार बटलर और नौकरानी, बुजुर्ग धामा और अवनी के चेहरे आसानी से दिखाई देने लगे। जब वासु यहां आया था तब से बुजुर्ग धामा और अवनी दोनों ही उसकी सेवा में लगे हुए हैं। यहां तक कि जब इस महल के सभी बटलर और नौकरानियां चली गईं, तब भी अवनी और बुजुर्ग धामा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वासु ने रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, अवनी क्या है? बुजुर्ग धामा और अवनी ने अतीत में उसके लिए जो कुछ किया था उसे याद करके वासु मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। सामान्य साधकों के विपरीत अवनी और बुजुर्ग धामा दोनों ही अंधेरे के पार देख सकते थे। वासु के चेहरे पर शुद्ध मुस्कान देखकर वे दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। इससे पहले वासु हमेशा नशे में रहता था, इसलिए उसने कभी भी बुजुर्ग धामा और अवनी से ठीक से बात नहीं की थी। यह पहली बार था जब उन्होंने वासु को मुस्कुराते हुए देखा था। हालांकि वासु के बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी शुद्ध मुस्कान उसके चेहरे पर और भी आकर्षण जोड़ रही थी। यह वासु अपने शराबी संस्करण से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वर्तमान वासु बहुत आकर्षक और सुंदर लग रहा था। ड्रैगन होने के कारण वासु स्वाभाविक रूप से सुंदर था। नशे में न होने पर भी उसका चेहरा और भी आकर्षक था। वासु के लंबे गहरे नीले बाल थे जो उसकी पीठ तक पहुंचते थे। उसका जबड़ा तीखा था और चेहरा किसी दूसरे दुनिया जैसा सुंदर था। उसकी लंबाई 177 सेंटीमीटर थी और वजन लगभग 85 किलो था। लगातार शराब पीने की वजह से उसका वजन बढ़ता जा रहा था। उसे क्या हुआ? अब तो ऐसा नहीं लगता कि वह नशे में है। उसके आसपास की आभा में अचानक यह क्या बदलाव आ गया है? क्या वह शायद बदल गया है? नहीं नहीं, उसके जैसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। मैं क्या सोच रही हूं? अवनी के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। युवा मालिक, आप कब जागे? 100 साल के अनुभव वाले व्यक्ति होने के कारण बुजुर्ग धामा ने अपनी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रखी। चूंकि अवनी किसी और चीज के बारे में सोच रही थी, इसलिए वह वर्तमान वासु में आए बदलावों को नहीं देख पाई, लेकिन बुजुर्ग धामा बदलावों को देख पाया। बुजुर्ग धामा ने अभी वासु के भीतर आए बदलावों के बारे में बात न करने का फैसला किया। मैं अभी लगभग 30 मिनट पहले उठा हूं। वासु की नजर खाने की मेज पर पड़ी। मेज पर रखा खाना देखकर उसे लगा कि अब वह खुद को और नहीं रोक सकता। बुजुर्ग धामा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर मैं तुम दोनों के साथ शामिल हो जाऊं? वासु ने मेज पर परोसे गए व्यंजनों से अपनी नजरें हटाए बिना पूछा। एक बार फिर बुजुर्ग धामा और अवनी दोनों ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जिस वासु को वे जानते थे वह कभी उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाएगा। भले ही वासु को उसके शाही परिवार से निकाल दिया गया था, लेकिन वह अपने महान शिष्टाचार को कभी नहीं भूला। वासु ने कभी किसी नौकर को अपने साथ रहने की अनुमति नहीं दी। महल में सभी को वासु के खाने के बाद खाने का आदेश दिया गया था। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, युवा मास्टर। बुजुर्ग धामा ने अपनी हैरानी को जाहिर न करने की कोशिश करते हुए तुरंत जवाब दिया। वह इतना विनम्र कब से हो गया? अवनी ने एक बार फिर अपने आप से पूछा। बिना ज्यादा सोचे वासु डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठ गया। अवनी उसके दाहिनी ओर थी, जबकि बुजुर्ग धामा बाईं ओर। बुजुर्ग धामा ने अपने मालिक की प्लेट में खाना परोसना शुरू कर दिया, जबकि अवनी ने वासु की ओर देखना बंद नहीं किया, जिससे उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। अवनी, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? वासु ने अजीब सी मुस्कान के साथ पूछा। अवनी लगातार वासु को घूर रही थी। पूछते समय वासु ने अवनी को देखने में भी कुछ सेकंड का समय लिया। अवनी के लंबे बैंगनी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंचते थे। उसके बाल हमेशा 2 गंदे कम छोटी में बंधे होते थे और उसकी बैंगनी आंखों के ठीक ऊपर एक चौकोर फ्रिंज लटकता था। अवनी का शरीर सुडौल था। उसकी छाती औसत से ऊपर थी। कोई मेकअप न करने के बावजूद अवनी किसी भी औसत लड़की से ज्यादा खूबसूरत थी। इस शहर के कई मर्द वासु पर फिदा हैं।
जब भी पिछला वासु किसी बार में जाता था तो हमेशा कुछ मर्द होते थे जो चाहते थे कि वासु अवनी को उन्हें बेच दे, लेकिन पिछला वासु हमेशा ऐसा करने से मना कर देता था। मास्टर, मैंने देखा कि आप पहले से अलग लग रहे हैं। अवनी वासु की गहरी निगाहों को देखकर कुछ बोल नहीं पाई। अवनी ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, यहां तक कि अवनी को भी इस बात का पता नहीं था। मैं किसी तरह ड्रैगन ब्लड लाइन को जगाने में कामयाब रहा। मैं देख रहा हूं कि आपने अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को जगा दिया है। यह सच है, क्या कहो? अवनी और बुजुर्ग धामा दोनों ने अपने कांटे मेज पर गिरा दिए क्योंकि उनके पूरे शरीर सदमे में जम गए। उनकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना वासु ने खाना शुरू कर दिया। मानो वह जितना अधिक समय बर्बाद कर रहा था, उसका पेट उतनी ही अधिक भूखा हो रहा था। 1 मिनट बीतने के बाद अवनी और बुजुर्ग धामा दोनों ही सदमे से उबर गए। वासु को शांति से खाते हुए देखकर अवनी को समझ नहीं आया कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं, हालांकि उसने उसके शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस किया। पहले वासु के शरीर में कोई मन नहीं उमड़ रहा था, लेकिन अब उसके शरीर में ज्यादा मन नहीं था। मास्टर, क्या यह सच है? बुजुर्ग धामा ने पूछा। वासु को बुजुर्ग धामा की आवाज उत्साह से कांपती हुई सुनाई दे रही थी। गल्प। रोटी का टुकड़ा निगलते हुए वासु ने सिर हिलाया। आज जब मैं उठा तो कुछ अजीब हुआ। उसके बाद मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर बदल गया है। मास्टर, आप किस वंश को जगाने में सफल रहे? वासु के शाही परिवार के वंश में कई तरह के स्वर्गीय ड्रैगन के वंश शामिल हैं, इसलिए यह पूरी तरह से यादृच्छिक था कि कोई किस वंश को जगाएगा। साधना की दुनिया में किसी व्यक्ति की शक्ति निर्धारित करने में वंश बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ड्रैगन के लिए अपने वंश को जगाने का मतलब है कि वे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए बाध्य हैं। मेरा वंश इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन है। युवा मास्टर, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं कि यह इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन है? वासु ने खाते समय सामान्य रूप से सिर हिलाया। तुम दोनों इस तरह से क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हो? क्या इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन इतनी शक्तिशाली है या क्या? वासु को ड्रैगन ब्लड लाइन के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। चूंकि वह कभी भी अपनी ब्लड लाइन को जगाने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने उनके बारे में अध्ययन करना बंद कर दिया। अवनी और बुजुर्ग धामा ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। यह उनका वासु था, इसमें कोई संदेह नहीं था। पहले तो बुजुर्ग धामा को संदेह हुआ कि यह वासु नकली है, लेकिन उसके बेपरवाह और निश्चिंत रवैये को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि यह वासु उनका स्वामी था। मास्टर, शायद आपको यह पता ना हो, लेकिन इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन बहुत दुर्लभ है। हालांकि यह ब्लड लाइन शाही परिवार की ब्लड लाइन से तुलना करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। हजारों सालों में युवा मास्टर इन्फर्नो ड्रैगन ब्लड लाइन को जगाने वाले पहले व्यक्ति हैं। वैसे बुजुर्ग धामा में यह बात काफी समय से पूछना चाह रहा था, लेकिन हमारे महल के हल्के काय का क्या हुआ? इस दुनिया में हल्के काई एक खास किस्म की काई होती है जो अंधेरे में चमकती है। आमतौर पर इन काई का इस्तेमाल घरों और सड़कों को रोशन करने के लिए किया जाता है। इस दुनिया में हर कोई इन काई को नहीं खरीद सकता क्योंकि ये थोड़ी महंगी और दुर्लभ होती हैं। मास्टर, क्या आपको याद नहीं है, 1 सप्ताह पहले आपने शराब खरीदने के लिए सारी हल्की काई बेच दी थी? न जाने क्यों वासु को लगा कि अवनी ने यह शब्द कहकर उसका मजाक उड़ाया था। सांस। वासु ने अपना सिर माथे पर रखा और आह भरी। पिछला मैं कितना गिर गया था कि इस महल की काई भी बेच दी। कोई आश्चर्य नहीं कि महल में सब कुछ इतना अंधकारमय था। ऐसा लगता है कि शराब पीने के कारण सालों से खजाना खाली हो गया है। मुझे संदेह है कि बुजुर्ग धामा और अवनी के वेतन का भुगतान करने के लिए भी कोई पैसा बचा है। पिछले वासु ने शराब के लिए पैसे जुटाने के लिए बहुत सी चीजें बेची थीं। शराब के लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए उसने महल के सभी पहरेदारों और नौकरानियों को भी निकाल दिया था। वासु जो खाना खा रहा था वह भी निम्न वर्ग के परिवारों के लिए था।
खाना भी बुजुर्ग धामा के पैसे से खरीदा गया था। ऐसा लगता है कि मुझे बजट रिपोर्ट देखनी होगी और कम से कम इतना पैसा जुटाना होगा कि मैं अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकूं। युवा मालिक, क्या आप ठीक हैं? बुजुर्ग धामा ने चिंतित होकर पूछा। मैं कैसे ठीक रह सकता हूं बुजुर्ग धामा? इस दर पर हम सड़कों पर बिक जाएंगे। मुझे कर्ज चुकाने और अपनी भविष्य की योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त धन जुटाना होगा। अपने दादा के अधीन काम करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, जो एक देश के प्रधानमंत्री थे, वासु को राज्य पर शासन करने के बारे में सब कुछ पता था। इस मन में वासु ने पहले से ही अपने छोटे से राज्य की स्थितियों को सुधारने के बारे में कुछ विचार रखे थे, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे धन की आवश्यकता होगी। युवा मास्टर, क्या आपके पास फिर से शराब पीने के लिए पैसे नहीं हैं? बुजुर्ग धामा ने गलती से मान लिया कि वासु को शराब के लिए पैसे चाहिए। बुजुर्ग धामा का सवाल सुनकर वासु को शर्मिंदगी महसूस हुई। इसकी वजह से उसके वफादार बटलर और नौकरानी को परेशानी उठानी पड़ रही थी। नहीं, अब से मैं कभी नहीं पीऊंगा। चलो, अब इस बारे में बात नहीं करते। जब हम खाना खा चुके तो बुजुर्ग धामा मेरे साथ मेरे स्टडी रूम में आ गया। समझ में नहीं आ रहा था कि वासु अचानक इतना बदला हुआ क्यों लग रहा था। अवनी और बुजुर्ग धामा दोनों ने खाना खाना जारी रखा। वैसे क्या कुलीनों ने अभी तक अपना कर चुकाया है? हालांकि यह राज्य दुनिया के सबसे छोटे राज्यों में से एक था, फिर भी वासु के अधीन 2 कुलीन काम करते थे। बुजुर्ग धामा ने खाना बंद कर दिया क्योंकि उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ रही थी। युवा मास्टर, बात यह है कि हाल के वर्षों में दोनों रईसों ने कोई भी कर देना बंद कर दिया है। यह अफवाह है कि वे दोनों पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और मास्टर को उनके शासन से उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं। अब तक हमने कम से कम सैकड़ों हथियारों को मार गिराया है। हाल ही में हथियारों की संख्या में केवल वृद्धि हुई है। मैं समझ गया। वासु के चेहरे पर एक हड्डियां जमा देने वाली मुस्कान उभरी। चूंकि किसी तरह से वे उसकी हत्या की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्हें उनसे बचने की कोई जरूरत नहीं थी। इस दुनिया में साधना कई क्रमों में विभाजित है, 0 क्रम से लेकर 9वें क्रम तक। इस दुनिया में हर किसी को साधना करने की शक्ति नहीं मिली है। वासु भी ऐसा ही था, लेकिन अब अपने वंश के जागरण के साथ वासु साधना कर सकता है। यहां तक कि जो लोग साधना कर सकते हैं, उनमें से हर किसी में दूसरे क्रम तक पहुंचने की प्रतिभा नहीं होती। इसलिए लगभग 60% से 70% साधक हमेशा पहले क्रम पर ही अटके रहते हैं। दुनिया की लगभग 65% आबादी में खेती करने की क्षमता नहीं है। हालांकि हजारों सालों के शोध और विकास के बाद इस दुनिया के लोगों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे खेती करने की क्षमता न रखने वाले लोग भी मजबूत बन सकते हैं। साधना पथ को 2 पथों में विभाजित किया गया है, बाह्य साधना और आंतरिक साधना। जो लोग साधना नहीं कर सकते, वे बाह्य साधना का उपयोग करते हैं, जिसमें शरीर को मन से मजबूत बनाना शामिल है, जबकि आंतरिक साधना नियमित साधना है, जहां व्यक्ति मन का उपयोग करके तात्विक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने के बाद कोई व्यक्ति तत्वों का उपयोग कर सकता है, या तत्वों का उपयोग करने का दूसरा तरीका एक तत्व प्रकार की रक्त रेखा होना है, जैसे कि वासु के पास अब इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन रक्त रेखा है। 5 प्राथमिक तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और बिजली। 5 प्राथमिक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके पास मुख्य रूप से उनकी रक्त रेखा के कारण या उनके साथ पैदा होने के कारण दुर्लभ तत्व हैं। साधना की दुनिया में केवल वे लोग ही सबसे अधिक लाभ उठा पाते हैं जो अपने वंश को जागृत करने के लिए भाग्यशाली होते हैं। वंश को जागृत करने से सैकड़ों लाभ मिलते हैं। यह शक्ति बढ़ा सकता है, साधना की गति बढ़ा सकता है, पुनर्प्राप्ति की गति बढ़ा सकता है, उपयोगकर्ता को कुछ दुर्लभ तात्विक शक्तियां दे सकता है, और भी बहुत कुछ। यद्यपि वासु ने कभी खेती नहीं की थी और उसे अभी भी 0 क्रम माना जाता था, लेकिन जब उसने सिस्टम की मदद से अपने वंश को जागृत किया तो उसके आंकड़ों में भारी वृद्धि हुई। युवा मालिक, हमारे पास सिर्फ 100 सिपाही और एक दूसरे दर्जे का गार्ड है।
100 सिपाही के अलावा बाकी सभी ने सेना छोड़ दी क्योंकि हम उन्हें समय पर वेतन नहीं दे पाए। बुजुर्ग धामा की बातें सुनकर वासु को लगा जैसे उसके दिल में कोई अदृश्य तीर लग गया हो। चूंकि नए और पुराने वासु की यादें एक हो गई हैं, इसलिए दोनों मूल रूप से एक ही व्यक्ति बन गए हैं। वर्तमान वासु को अपने पिछले स्व की यादें हैं। ये जानते हुए कि शहर में सभी के दुख का कारण वही है, उसे इस बात का बहुत पछतावा हुआ। अगर रईसों ने समय पर अपने करों का भुगतान किया होता तो मुझे लगता है कि हमारी वर्तमान स्थिति बहुत बेहतर होती। पिछले वासु ने सभी वित्तीय कार्य बुजुर्ग धामा के कंधों पर छोड़ दिए थे। यह चमत्कार है कि यह महल अभी भी खड़ा था, जबकि महल को चलाने के लिए बहुत अधिक आरण लिया गया था। इस दुनिया में 100 चांदी का मूल्य 1 सोने के बराबर था, जबकि 100 सोने के सिक्के एक शाही सोने के बराबर थे। वर्तमान वासु के नाम पर जितने भी कर्ज थे, उन्हें गिनते हुए उसे 50 शाही सोने के सिक्के चुकाने थे। आमतौर पर एक सोना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक होता है। भले ही वासु ने अपनी कुछ जमीनें बेचने का फैसला किया हो, फिर भी उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। साथ ही यह देखते हुए कि उसका क्षेत्र कितना छोटा था, अपनी जमीन बेचना उसके लिए एक विकल्प था। मालिक, सिर्फ रईसों ने ही नहीं, बल्कि इस शहर में अपना कारोबार चलाने वाले लोगों ने भी कर देना बंद कर दिया है। थप्पड़! वासु हताशा में अपने माथे पर हाथ मारने से खुद को नहीं रोक सका। स्थिति कितनी खराब थी। इस भूमि के राजा के रूप में वासु को किसी से डर नहीं था। यहां तक कि छोटी दुकानों के मालिक भी अपने करों का भुगतान न करने की हिम्मत रखते थे। इस समय मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई और इस भूमि पर शासन करना शुरू कर दे। वासु ने सारे कागजात नीचे रख दिए और बुजुर्ग धामा की तरफ गंभीरता से देखा। बुजुर्ग धामा के इर्द गिर्द के आभा मंडल से यह स्पष्ट था कि उसका बटलर दूसरे दर्जे का शरीर साधक था। बुजुर्ग धामा, इस शहर में सबसे बड़ा व्यवसायी कौन है? यह नॉरलर परिवार है। कुछ साल पहले उनके परिवार के पास 2 दुकानें थीं, लेकिन अब उनके पास शहर भर में 19 दुकानें हैं। नॉरलर परिवार एज्योर शहर के कुल कारोबार का 80% नियंत्रित करता है। कितने समय तक उनका कर अदा नहीं किया गया? 24 महीने? नहीं, वास्तव में यह 25 महीने हैं। बुजुर्ग धामा, तुम क्या कहते हो? क्या हमें इस नॉरलर परिवार से मिलना चाहिए? वासु ने ठंडे स्वर में पूछा। खुद एक ड्रैगन होने के कारण वासु के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। अगर कोई उसका अपमान करने की हिम्मत करता है तो वह चुपचाप बैठकर उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं अपने युवा स्वामी का अनुसरण करूंगा। वासु देख सकता था कि बुजुर्ग धामा भी अपने हाथ धोने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, तो हम कल चलेंगे। दृश्य परिवर्तन। वासु के कमरे से निकलकर बुजुर्ग धामा अपनी असली मालकिन अवनी को सारी बातें बताने गया, जो वासु की पत्नियों में से एक थी। इस बीच वासु सोने नहीं गया। वासु ने अपने आंकड़े और कौशल जांचने के लिए कुछ समय लिया। नाम वासु, जाति ड्रैगन ब्लड लाइन, इन्फर्नो ब्लेज ड्रैगन ब्लड लाइन, वर्तमान वर्ग युद्ध नर्तक, वर्तमान कक्षा स्तर 1, यह सहज कौशल, त्वरित सीखना और अनुकूलन, उग्र ज्वाला, हथियार महारथ, निष्क्रिय कौशल, विस्फोट तरंग, पिघला हुआ बोल्ट, मौन मन सैक्शन शक्ति 70, गति 70, सहन शक्ति 70, स्वास्थ्य 70, मन 70, निःशुल्क आंकड़े 0। तत्काल सीखना और अनुकूलन कौशल उपयोगकर्ता के मस्तिष्क को बढ़ावा देते हैं, जिससे उपयोगकर्ता सीखने और अनुकूलन के मामले में प्रतिभाशाली बन जाता है। कौशल मस्तिष्क को 25 गुना तक बढ़ा देगा। फायरी ब्लेज, यह कौशल उपयोगकर्ता को आग को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। हर बार जब उपयोगकर्ता इस कौशल को सक्रिय करता है तो यह प्रति सेकंड 2 से अधिक मैना का उपभोग करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। विस्फोट तरंग, जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता लावा को नियंत्रित कर सकता है। जब भी यह कौशल सक्रिय होता है
तो यह प्रति सेकंड 5 से अधिक मैना का उपभोग करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। मोल्टेन बोल्ट। इस कौशल का उपयोग करके कोई भी लावे बोल्ट फायर कर सकता है। हर बार जब इस कौशल का उपयोग किया जाता है तो यह प्रति सेकंड 5+ मैना की खपत करेगा। इस कौशल की सीमा उपयोगकर्ता की कल्पना पर निर्भर करती है। हथियार महारत। यह कौशल उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता द्वारा रखे गए किसी भी हथियार पर ज्ञान और तत्काल महारत देता है। हथियार महारत किसी भी हथियार की शक्ति को 10% तक बढ़ा देती है। साइलेंस माइंड। एक विशेष प्रकार का कौशल जो उपयोगकर्ता को युद्ध के मैदान में अपने दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। लड़ाई के दौरान मेजबान हर समय सतर्क रहेगा। क्या तुमने वह मंत्र इस्तेमाल किया? अवनी ने चांद की ओर देखते हुए पूछा। उसके पीछे खड़े होकर बुजुर्ग धामा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैंने इस गोले का उपयोग यह जांचने के लिए किया कि क्या युवा स्वामी वास्तव में किसी मन नियंत्रण जादू के प्रभाव में है। परिणाम हमारी अपेक्षा के विपरीत है। कोई भी युवा स्वामी को नियंत्रित नहीं कर रहा है। सांस। बुजुर्ग धामा, आज वासु के साथ बातचीत के बाद क्या तुम्हें लगता है कि वह बदल गया है? अवनी ने कई बार अपनी किस्मत को कोसा है। एक ऐसे आदमी से शादी करना जो खेती भी नहीं करता, और इससे भी बुरी बात यह है कि वह शराब का आदी था। अगर वासु वाकई बदल सकता है तो यह सबसे अच्छा होगा। बुजुर्ग धामा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह चुप रहा, जिससे पता चलता है कि वह गहराई से सोच रहा था। करीब 5 मिनट की चुप्पी के बाद बुजुर्ग धामा ने आखिरकार जवाब दिया। आज की हमारी बातचीत के बाद यह स्पष्ट था कि युवा स्वामी इस राज्य की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। जब मैंने उन्हें कुलीनों के भ्रष्टाचार के बारे में बताया तो वे वास्तव में क्रोधित दिखे। मुझे विश्वास है कि युवा स्वामी बदल गए हैं। इस बदलाव से सौभाग्य आएगा या नहीं, इस बारे में मैं भी निश्चित नहीं हूं। अच्छा, ऐसा है बुजुर्ग धामा, हम उस पर नजर रखना जारी रखेंगे। जब भी उसे तुम्हारी मदद की जरूरत हो, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी मदद करना। मैं समझता हूं महोदया, लेकिन महोदया, आप कब तक अपनी पहचान छिपाने की योजना बना रही हैं? बुजुर्ग धामा को लगा कि अब जब युवा मास्टर एक बेहतर व्यक्ति में बदलने के संकेत दे रहा है तो बेहतर होगा कि युवती की पहचान उजागर कर दी जाए। अभी मैं उसे देखूंगी, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता ने मेरी शादी वासु से कराने का फैसला किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मन में उसके लिए भावनाएं हैं। अगले दिन वासु, अवनी और बुजुर्ग धामा ने साथ में नाश्ता किया। खाने के बाद वासु ने स्नान किया। पूरा महल खाली था। वहां सिर्फ अवनी, बुजुर्ग धामा और वासु थे। महल में घूमते हुए वासु ने देखा कि महल के कुछ हिस्से टूटे हुए थे या टूटने वाले थे। महल बहुत पुराना था और उसे मरम्मत की सख्त जरूरत थी। क्या आप तैयार हैं युवा गुरु? बुजुर्ग धामा ने पूछा। वर्तमान में बुजुर्ग धामा ने साधारण कपड़े पहने हुए थे, जिससे वह एक आम आदमी की तरह दिख रहा था। यह वासु ही था जिसने बुजुर्ग धामा को अपनी असली पहचान छिपाने और भेष बदलने के लिए कहा था। फिलहाल वासु किसी को भी अपने हाल ही में जागे हुए वंश के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए आज वासु और बुजुर्ग धामा अलग अलग पहचान का उपयोग कर रहे थे। अंकल जैक, मुझे इसहाक कहो। हम राजा द्वारा कर वसूलने के लिए भेजे गए पहरेदार हैं। बुजुर्ग धामा ने अजीब भाव से सिर हिलाया। बुजुर्ग धामा को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने में सहजता नहीं थी जिसे वह वर्षों से यंग मास्टर कहता आ रहा था। युवा मालिक, क्या कोई विशेष कारण है कि आपने अपनी पहचान छिपाई? चलते समय बुजुर्ग धामा ने उत्सुकता से पूछा। बुजुर्ग धामा, अगर मैं रईसों को चौंकाना चाहता हूं तो मैं अपनी पहचान किसी को नहीं बता सकता। उनके लिए मैं अभी भी शराब का आदी हूं। अगर मैं उन्हें अपने कदम के बारे में बता दूं तो वे सतर्क हो जाएंगे और शायद सबसे बुरा काम करेंगे, यानी इस राज्य की सारी दौलत लेकर दूसरे राज्य में भाग जाएंगे। मैं समझ गया युवा स्वामी। सड़कों पर चलते हुए वासु को एक बार फिर एहसास हुआ कि इस शहर की हालत कितनी खराब है। यह शहर इस राज्य की राजधानी होने वाला था,
लेकिन इस शहर की हालत एक गांव से भी बदतर थी। सड़कें ठीक से नहीं बनी थीं, खुले में कूड़ा फेंका जाता था, जंगली कुत्ते और बिल्लियां हर जगह घूम रहे थे, सड़कों के किनारे भिखारी लेटे हुए थे, घरों का निर्माण घटिया था, कुछ मिट्टी के घर ऐसे दिखते थे जैसे वे किसी भी पल गिर जाएंगे। अमीर व्यापारियों के लिए माल ढोने वाले दास थे, शराबी आदमी चलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहर में 10 मिनट तक घूमने और देखने के बाद एक सामान्य व्यक्ति भी बता सकता है कि उसका शहर योजनाबद्ध नहीं था। पिछले राजा को इस शहर की स्वच्छता और सफाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। गुरुजी, हम यहां हैं। दस्तक। सुबह सुबह हमें कौन परेशान कर रहा है? एक बूढ़े आदमी की गुस्से भरी आवाज सुनकर बुजुर्ग धामा और वासु ने एक दूसरे की तरफ देखा। खांसी। गला साफ करने के बाद वासु ने पूरी कोशिश की कि उसके स्वर में गुस्सा न दिखे। सर, हम आपका सामान लेकर पड़ोसी शहर से आए हैं। तुम लोग जल्दी आ गए। रुको, मैं 1 सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। बुजुर्ग धामा अवाक रह गया। वह काम पर जाने के लिए इस तरह का सस्ता झूठ नहीं बोल रहा था। लोहे से बने दरवाजे को खोलते ही वासु के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जो बुजुर्ग धामा से छोटा होने के बावजूद उससे बड़ा लग रहा था। बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की छड़ी से अपने शरीर को सहारा दे रहा था। वह महंगा दिखने वाला किमोनो पहने हुए लग रहा था। उसने गले में सोने की मोटी चेन और बाएं हाथ में सोने का कंगन पहना हुआ था। तुम कौन हो? मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पा रहा हूं। बूढ़ा आदमी, जो नॉर्लर परिवार का मुखिया भी था, वासु और बुजुर्ग धामा के चेहरों को देखते हुए बोला। न तो वासु और न ही बुजुर्ग धामा ने कुछ कहा। वासु पहले से ही नॉर्लर परिवार पर गुस्सा था, जबकि बुजुर्ग धामा इस बूढ़े आदमी के रवैये को देखकर नाराज हो रहा था, चाहे उसकी महिला वासु को पसंद करती हो या नहीं, क्योंकि वासु अनुबंध के अनुसार लेडी अवनी का पति था। बुजुर्ग धामा हमेशा वासु की सेवा ऐसे करता था जैसे वह अपने सच्चे मालिक की सेवा कर रहा हो। किसी को अपने मालिक का अनादर करते देख बुजुर्ग धामा अपने उबाल के बिंदु पर पहुंच जाता था। हमारे प्रभु ने हमें यहां आपके लिए 25 महीने का कर चुकाने के लिए भेजा है। वासु की बातें सुनकर उनकी अपेक्षा के विपरीत सैम नाम का बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। हा, तुम्हारा मतलब है वह कूड़ा जो हर दिन शराब पीता है। बुजुर्ग धामा ने यह शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ लीं, जबकि वासु आखिरकार अपनी आंखों से यह सब देख सकता था। नॉरलर परिवार जैसा छोटा व्यापारी भी वासु से नहीं डरता था, तो रईस उसकी बात क्यों मानते? तुम्हें पता है, मैं उसके महल पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। मैंने जो भाड़े के सैनिक रखे हैं, उनके साथ उस कूड़े के महल पर कब्जा करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम दोनों को मेरे लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगा। क्यों तुम? बुजुर्ग धामा सैम पर हमला करने वाला था, लेकिन वासु ने मुस्कुराकर उसे रोक दिया। सर, मुझे आपके प्रस्ताव में वाकई दिलचस्पी है। क्यों ना हम इस बारे में उस गली में और बात करें? चेहरे पर मासूम मुस्कान लिए वासु और सैम दोनों सुनसान गली में चले गए। बंद करो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मेरे बाल नहीं, मेरी पैंट नहीं, रुको, कुछ ही देर बाद चीख पुकार की आवाज से आस पड़ोस के सभी लोग जाग गए। अगले 5 मिनट तक चीख पुकार जारी रही। आसपास के सभी लोगों ने अपनी खिड़कियां खोल लीं और बहुत परेशान दिखे। अरे, इतनी सुबह सुबह क्या हो रहा है? कौन चिल्ला रहा है? कोई ये चीखने की आवाज बंद करो। मेरी किस्मत खराब है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं सकता। बुजुर्ग धामा ने देखा कि लोग कितने गुस्से में थे, इसलिए वह थोड़ा चिंतित हो गया। चीखने की आवाजों ने नॉर्लर परिवार के 2 बेटों को भी परेशान कर दिया। कौन कुत्ते की तरह चिल्ला रहा है? कौन कमीना मेरी नींद खराब करने की हिम्मत करेगा? नॉर्लोर परिवार के दोनों बेटे गुस्से से भरे चेहरे के साथ घर से बाहर निकले। नॉर्लोर परिवार के दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही महंगे किमोनो और सोने की अंगूठियां और चेन पहने हुए थे। 1 मिनट बाद चीखने की आवाजें अंततः बंद हो गईं। अरे, आप कौन हैं?
नॉर्लर परिवार के सबसे बड़े बेटे विकास ने बुजुर्ग धामा से पूछा जब उसने उनके घर के सामने एक अजनबी को खड़ा देखा। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मुझे लगता है कि तुम दोनों को उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसे तुम दोनों ने कुतिया कहा था। जैसे ही बुजुर्ग धामा के शब्द समाप्त हुए, सड़े हुए आम की तरह सैम अपने दोनों बेटों के सामने गिर पड़ा। टकराना, खांसी खांसी। जब धूल जम गई तो विकास और रॉबर्ट दोनों ने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आदमी पड़ा है जिसने सिर्फ सफेद गंदे अंडरवियर पहने हुए थे। बूढ़े आदमी का सिर खून की बूंदों से ढका हुआ था, उसका पूरा चेहरा सूजा हुआ था और उसकी दोनों आंखों के सामने बड़े बड़े काले घेरे थे, लगभग पांडा की तरह। उसके हाथों और कंधों पर चोट के निशान थे। बूढ़े आदमी के कपड़े फटे हुए थे। यह सिर्फ वासु की दया थी कि उसने बूढ़े आदमी को उसके गंदे अंडरवियर के साथ जाने दिया। वासु ने सैम को पीट पीट कर ऐसा कर दिया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। कौन अजीब जानवर है? मुझे इस जानवर से दूर रहना चाहिए, नहीं तो मुझे कोई अज्ञात बीमारी हो सकती है। नॉर्लर परिवार का सबसे छोटा बेटा रॉबर्ट अपने चेहरे पर घृणा भरी नजर लिए पीछे हट गया। वह एक बंदर की तरह दिखता है जिसके बाल हटा दिए गए हों। हा 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 हा। सैम के अपने दो बेटों द्वारा अपने पिता को पैसा और अजीब जानवर कहने की बात सुनकर वासु लगभग गिर पड़ा। यहां तक कि बुजुर्ग धामा भी अपना शांत चेहरा बनाए रखने के लिए मास्क पहने हुए था। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, जो उसकी हंसी को रोकने के संघर्ष को दर्शा रहा था। तुम मूर्खों, ध्यान से देखो, वह कुतिया तुम्हारा बाप है। विकास और रॉबर्ट दोनों ने भ्रमित नजरों का आदान प्रदान किया और फिर बूढ़े आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा, जो कि एक अपरिचित आकार में पीटा गया था। भले ही सैम का चेहरा बदल गया हो, लेकिन करीब से देखने के बाद रॉबर्ट और विकास दोनों को एहसास हुआ कि यह बूढ़ा आदमी कौन था। पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, कृपया अपनी आंखें खोलिए। रॉबर्ट और विकास दोनों ने घुटनों के बल बैठकर अपने पिता की हालत देखी। गार्ड्स! रॉबर्ट की गुस्से भरी चीख सुनकर सभी भाड़े के सैनिक अपनी हवेली से बाहर आ गए। 10 सेकंड के अंदर 20 भाड़े के सैनिकों ने बुजुर्ग धामा और वासु को घेर लिया। विकास ने वासु की ओर ठंडे मन से देखा। उसे मत मारो, मैं भीड़ के सामने इस आदमी को खुद यातना दूंगा। मैं आज की शर्म को उसके खून से धो दूंगा। सभी भाड़े के सैनिकों ने काले कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे काले नकाब से ढके हुए थे। 20 भाड़े के सैनिकों से घिरे होने के बावजूद बुजुर्ग धामा और वासु दोनों ने कोई परेशानी नहीं दिखाई। इसहाक, क्या मुझे उन्हें मार देना चाहिए? नहीं दादाजी, आप शांत रहें, मैं इन कीड़ों से निपट लूंगा। आभा से यह स्पष्ट था कि भाड़े के सैनिकों की ताकत प्रथम श्रेणी से अधिक नहीं थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें कम आंकने की? सभी लोग हमला करें। वासु को उम्मीद थी कि वह किसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ेगा, लेकिन यहां वह कुछ निम्न स्तर के भाड़े के सैनिकों से लड़ने में फंस गया। जो भी हो, मेरे लिए मुफ्त अनुभव अंक। स्वूश! बुजुर्ग धामा, विकास, रॉबर्ट और सैम जो अभी अभी होश में आए थे, सभी ने पाया कि वासु अपनी जगह से गायब हो गया है। जब वासु चलता है तो उसके आसपास की तेज रफ्तार भी चलती हुई नजर आती है। उसकी तेजी देखकर सभी चौंक गए। 2 सेकंड भी नहीं बीते थे कि हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। तलवार हाथ में थामे वासु ने भाड़े के सैनिकों से कहीं ज्यादा तेजी से चलना शुरू किया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनके सिर धड़ से अलग हो गए। नील, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। नील, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। नील, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। नील, होस्ट का लेवल ऊपर हो गया है। होस्ट के आंकड़े 1 अंक से बढ़ गए हैं। होस्ट को 2 मुफ्त अंक मिले हैं। नील, होस्ट का स्तर ऊपर हो गया है। क्या हो रहा है? एक एक करके सभी 19 भाड़े के सैनिकों के सिर जमीन पर गिर गए। सिर्फ भाड़े के सैनिकों का नेता ही जिंदा बचा था, लेकिन अपने मातहतों की लाशें देखकर
उसकी रूह कांप उठी। मैंने उन्हें बस एक त्वरित मौत दे दी। वासु नेता के पीछे से ऐसे प्रकट हुआ जैसे कोई भूत हवा से प्रकट हुआ हो। जब नेता ने मुड़कर देखा तो उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। वासु ने नेता का सिर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। प्लीज प्लीज छोड़ो, मुझे जाने दो। नेता ने वासु की पकड़ से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया। वासु ने भाड़े के सैनिक के नेता की परवाह किए बिना पिता और 2 बेटों की तिकड़ी को देखा। आप लोग पिछले 25 महीनों से कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। क्या आपके नॉरलोर परिवार ने वास्तव में सोचा था कि हमारे स्वामी इस बारे में भूल गए हैं? चूंकि आज हमारे स्वामी ने हमें यहां आने का आदेश दिया है, इसलिए मुझे ब्याज के साथ कर भी मिलेगा। उग्र ज्वाला। सैम, विकास और रॉबर्ट, सभी नॉरलोर परिवार के सदस्यों की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उनके पूरे शरीर हिंसक रूप से कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि लाल ज्वाला उनके नेता को घेर रही थी और उसे जिंदा जला रही थी। आह हा हा हा! नेता की चीख हर किसी की रूह कांपने के लिए काफी थी। जब आग की लपटें उसके शरीर को जलाने लगीं, तो उसने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया। सैकड़ों सालों के अनुभव वाले बुजुर्ग धामा को भी यकीन नहीं हुआ कि वह अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। इस समय सभी लोग डरे हुए थे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राजा द्वारा भेजा गया आदमी उनसे कर वसूलने के लिए इतनी दूर जाएगा। यह पागलपन भरी घटना जल्द ही पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। 1 मिनट तक जलने के बाद वासु ने नेता के शरीर को ऐसे फेंक दिया जैसे कचरा फेंका जा रहा हो। उसके बाद वासु ठंडे दिमाग से नॉरलर परिवार के पास पहुंचा और उनके सामने झुक गया। तुम लोगों ने 25 महीनों तक टैक्स नहीं चुकाया। क्या नॉरलर परिवार ने वाकई सोचा था कि राजा तुम लोगों को इस बड़े अपराध के लिए छोड़ देगा? जब मैंने टैक्स मांगा तो तुमने मेरा और मेरे राजा का अपमान किया। तुम तो राजा के दाहिने हाथ के आदमी पर भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करने तक चले गए। अब तुम्हें क्या लगता है कि राजा तुम तीनों को क्या सजा देगा? उन राक्षसी आंखों को देखते हुए जो लाल गर्म लौ को दर्शाती हैं, जिसने उनकी आंखों के सामने किसी को जिंदा जला दिया। नॉरलर परिवार के लोग कांपना बंद नहीं कर सके। कृपया सर, जो भी चाहिए ले लीजिए। कृपया हमें छोड़ दीजिए। कृपया मेरे स्वामी। सैम आखिरकार एक आम आदमी था। इस तरह का दृश्य उसके लिए बहुत क्रूर था। वह और उसके बेटे मौत से डरते थे। यह देखने के बाद कि वासु ने उनके सामने सभी को कितनी बेरहमी से मार डाला, सैम और उसके बेटों में अब और विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। डर ने उनके दिलों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। सैम की बातें सुनकर वासु मन ही मन मुस्कुराया। वासु ने पहले ही अपनी सफलता प्राप्त कर ली थी। 25 महीनों तक कर न चुकाने, राजा का अपमान करने और राजा के दाहिने हाथ पर भाड़े के सैनिकों के साथ हमला करने की हिम्मत करने के लिए नॉरलर परिवार को सार्वजनिक रूप से मार दिया जाएगा, ताकि इस शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को सबक मिले। इसके अलावा नॉरलर परिवार से संबंधित सभी व्यवसाय, धन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वासु की बातें सुनकर सैम का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अगर उसने टैक्स चुकाया होता तो उसे और उसके परिवार को कुछ नहीं होता। वासु की घोषणा से हर व्यापारी और दुकान मालिक डर गया। खबर पूरे शहर में फैल गई। वे सभी व्यापारी जो सालों से अपना टैक्स नहीं भर रहे थे, वे ब्याज सहित सारा टैक्स भरने के लिए दौड़ पड़े। नॉरलर परिवार के साथ जो हुआ, उसने शहर के हर छोटे बड़े व्यापारी को डरा दिया था। कई लोगों ने इस शहर से भागने की कोशिश भी की, लेकिन सौभाग्य से यहां आने से पहले ही वासु ने बुजुर्ग धामा को आदेश दे दिया था कि वह 100 सैनिकों को सैनिकों की रक्षा करने का आदेश दे और किसी भी व्यापारी को शहर से भागने न दे। 2 घंटे बाद जनता के सामने नॉरलर और उसके बेटे को मार दिया गया। इस पूरी घटना ने इस शहर के लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। एज्योर शहर का पिछला राजा भी इतना क्रूर नहीं था कि किसी को सार्वजनिक रूप से मौत की सजा दे सके। आज की घटना के बाद हर किसी के दिल में डर बैठ जाएगा। लोग, व्यापारी, दुकानदार, हर कोई डर में जिएगा। यही डर उन्हें समय पर टैक्स भरने के लिए प्रेरित करेगा। तुमने सुना?
अजूर शहर के सबसे बड़े व्यापारी घराने को हमारे नए राजा ने सार्वजनिक रूप से मार डाला है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। शराब का आदी व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है? यह सच है। मैंने अभी अभी सार्वजनिक रूप से फांसी की सजा देखी है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, बेहतर होगा कि तुम सारे कर ब्याज सहित चुकाओ, नहीं तो कौन जाने राजा का दाहिना हाथ कब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे दे। हां, मुझे लगता है, मैंने सुना है कि सिटी गेट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक घर की छत पर खड़े होकर बुजुर्ग धामा और वासु ने जनता की प्रतिक्रिया देखी। युवा मालिक, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? अन्य बार के विपरीत इस बार बुजुर्ग धामा की आंखों में वासु के लिए प्रशंसा और सम्मान था। जारी रखें। आपने जानबूझकर भाड़े के सैनिकों को क्रूर मौत दी और नॉर्लर परिवार को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया। आपने यह सब किसी कारण से किया है ना? चूंकि आप यह पूछ रहे हैं, तो आपको पहले से ही इसका उत्तर पता होना चाहिए। वासु ने रहस्यमय मुस्कान के साथ बुजुर्ग धामा की ओर देखा। तुम लोगों के दिलों में डर पैदा करना चाहते थे। तुम्हें पता था कि तुम लोगों के बीच राजा के तौर पर अपनी इज्जत खो चुके हो, इसलिए क्रूर मौत देकर तुमने लोगों के दिलों में डर और दहशत पैदा कर दी। तुमने नॉर्लर के परिवार की मौत के जरिए दूसरे दुकानदारों और व्यापारियों को अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स भरने का संदेश भी दिया। यह तुम्हारी तरफ से पूरी तरह से एक शानदार कदम था। वासु मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी राजा को अपने राज्य से वायरस को खत्म करने के लिए अंधेरे की तलवार का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने सभी को एक संदेश देने के लिए क्रूरता का इस्तेमाल किया। यह संदेश केवल लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि शहर में छिपे अपराधियों और ठगों के लिए भी था। शाम हो चुकी थी। दक्षिण से हल्की हवा चलने से आसमान हल्का लाल हो गया था। बगीचे में, जो अब खाली मैदान बन चुका था, बैठा वासु रिपोर्ट पढ़ रहा था। तभी अवनी चाय और कुछ नाश्ता लेकर आई। मास्टर जी, मैंने आपकी चाय खरीद ली है। वासु ने हैरानी से सिर हिलाया। बजट रिपोर्ट पढ़ते हुए वह खोया हुआ लग रहा था। वह पूरी तरह बदल गया है। अवनी 2 साल तक अपने पति के साथ नौकरानी बनकर रही है। वह वासु की पिछली आदतों को किसी से भी बेहतर जानती थी। वासु एक ऐसा व्यक्ति था जिसका पूरा जीवन शराब और वाइन पर निर्भर था। यहां रहने के अपने 2 सालों में उसने कभी भी वासु पूर्व ड्रैगन राजकुमार को कैसल गार्डन में आते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वासु, जिसे हर कोई जानता था और घृणा करता था, वह चला गया था। उसके सामने भूतपूर्व ड्रैगन राजकुमार एक नया व्यक्ति है। कल रात अवनी ने मान लिया कि वासु यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ड्रिंक्स के लिए बजट चाहिए था। लेकिन दिन भर में उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद अवनी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वासु अब एक बदला हुआ इंसान है। महल में वापस आकर वासु ने बुजुर्ग धामा को आदेश दिया कि वह अपने कमरे में रखी सारी शराब और शराब की बोतलें बेच दे। शराब की लत के शिकार व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। सब कुछ एक मीठे सपने जैसा लगता है। ऐसी दुनिया में जहां वासु एक मेहनती राजा है जो इस देश के लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वासु हमेशा के लिए वहां रह सकता है तो मुझे उसकी पत्नी होने और हर समय उसके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी पत्नी होने के बारे में सोचते हुए अवनी वासु की ओर देखे बिना नहीं रह सकी, जो रिपोर्ट पढ़ने में ध्यान केंद्रित कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूं? अवनी को भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। लेकिन अब जब मैंने गौर से देखा तो वासु वाकई बहुत खूबसूरत है। इससे पहले अवनी वासु से इतनी घिन करती थी कि वह कभी उसके चेहरे पर ठीक से नजर नहीं डालती थी। लगभग 99% समय वासु नशे में और बेहोश रहता था। शायद अब वासु बदलने लगा है, इसलिए अब वह मुझे पहले जैसा घिनौना नहीं लगता। अवनी अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि चाय बह रही है। अवनी रुको। वासु के शब्दों ने कुंवारी युवती को वास्तविकता में वापस ला दिया, जहां उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अरे नहीं मास्टर, मैं माफी मांगती हूं। मैं अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि चाय कब मेज पर गिर गई।
अवनी ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और माफी मांगी। यह 1 साल में उसकी पहली गलती थी। यहां 2 साल तक नौकरानी के तौर पर काम करने के बाद अवनी अब एक पेशेवर नौकरानी बन गई थी। वह बहुत कम ही कोई गलती करती थी। चिंता मत करो, सब ठीक है, वासु ने जवाब दिया और देखा कि कहीं कोई चाय कागजों पर तो नहीं गिर गई। मैं यह मेज साफ कर दूंगा। अवनी जाने ही वाली थी, लेकिन उसके मालिक के शब्दों ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, आप बाद में टेबल साफ कर सकते हैं। अभी के लिए क्यों ना आप मेरे साथ बैठकर 1 कप चाय पी लें। वासु ने पहले ही सभी बजट रिपोर्ट पढ़ ली थी। आमतौर पर इतनी सारी रिपोर्ट पढ़ने में कम से कम 3 से 5 दिन लगते, लेकिन तुरंत सीखने के अपने जन्मजात कौशल के साथ वासु की पढ़ने और प्रोसेसिंग की गति बहुत बढ़ गई है। कुछ देर की हिचकिचाहट के बाद अवनी वासु के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। अवनी ने फिर अपने मालिक और खुद के लिए 1 और कप चाय डाली। अवनी चाय बना रही थी, तभी वासु को अचानक अतीत की कोई बात याद आ गई। पता है, जब तुमने नौकरानी के तौर पर काम करना शुरू किया था, मुझे याद है कि तुम बहुत सारी गलतियां करती थीं। तुम सबसे आसान काम भी बिना गलतियां किए नहीं कर पाती थीं। मास्टर, कृपया मेरी पिछली गलतियों का जिक्र न करें। अवनी को अपनी पिछली गलतियों को याद करके शर्मिंदगी महसूस हुई। अवनी इस महाद्वीप के सबसे बड़े कुलीन घराने की राजकुमारी थी। यहां आने से पहले अवनी ने एक राजकुमारी की तरह जीवन जिया था। जब वह अचानक नौकरानी बन गई तो अवनी में अन्य नौकरानियों की तुलना में बहुत सारी गलतियां थीं। अगर बुजुर्ग धामा ने उसे नहीं ढंका होता तो उसे बाहर निकाल दिया जाता। मास्टर की कसम, आज तुमने कितना टैक्स जमा किया? सच में अवनी यह जानकर बहुत प्रभावित हुई कि आज आइजैक ने क्या किया। यह देखकर कि वासु किस तरह अपना काम कर रहा था, अवनी को लगा कि उसके मालिक, जो उसके पति भी हैं, बहुत जल्द ही सत्ता में आ जाएंगे। टैक्स शब्द सुनते ही युवा राजा के चेहरे पर एक खुश और मासूम मुस्कान आ गई। आपको यकीन नहीं होगा कि हमने सिर्फ 5 घंटे में कितने सिक्के जमा कर लिए हैं। सबसे पहले नॉर्लर परिवार की सारी संपत्ति जब्त करके हम लगभग 100 शाही सोने के सिक्के कमाने में कामयाब रहे। सैम की सार्वजनिक फांसी ने वाकई दूसरों के दिलों में डर पैदा कर दिया। यह योजना चुंबक की तरह काम करती है। दूसरों को बताए बिना ही शहर के सभी व्यापारियों और दुकान मालिकों ने करों से अपने कर्ज चुका दिए हैं। अब हमारे पास 306 से ज्यादा शाही सोने के सिक्के हैं। ये डैडी अब अमीर हो गया है। अब मेरे पास अपने राज्य के लिए नई योजनाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। अवनी यह देखकर हैरान रह गई कि जब वासु ने अपने हाथ में सफेद सोने का सिक्का पकड़ा तो उसकी आंखें कितनी मासूमियत से चमक उठीं। मैंने बुजुर्ग धामा को सभी सैनिकों और तुम्हारे बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए 6 शाही सोने के सिक्के दिए हैं। मैंने उसे बाकी सिक्कों का इस्तेमाल महल के लिए दैनिक जरूरत की चीजें खरीदने में करने का आदेश दिया है और 5 नई नौकरानियां और 2 रसोइये भी रखने को कहा है। इससे तुम्हारे कंधों का बोझ कम हो जाएगा। अवनी यह जानकर भावुक हो गई कि वासु उसके बारे में इतनी गहराई से सोचता है। मैंने उनसे यह भी कहा है कि वे कुछ युवा और मजबूत गुलाम खरीदें जिनमें और अधिक ताकतवर बनने की क्षमता हो। लेकिन मालिक, गुलाम क्यों खरीदें? कुछ राज्यों को छोड़कर इस महाद्वीप पर लगभग हर राज्य में गुलामों का व्यापार होता था। अवनी को समझ में नहीं आया कि उन्हें गुलामों की क्या जरूरत है। अवनी, मैं इस पूरे राज्य का निर्माण शुरू से ही कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे और बुजुर्ग धामा के अलावा हमारे पास वास्तव में कोई शक्तिशाली योद्धा नहीं है, और राजा होने के नाते मैं हमेशा हर जगह नहीं जा सकता। इसलिए मैं कुछ संभावित गुलामों को खरीदने और उन्हें हमारे राज्य का मुख्य हिस्सा बनने के लिए प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा हूं। हालांकि मुझे एहसास है कि गुलामों को प्रशिक्षित करने में कुछ समय लगेगा। इसे भविष्य के लिए एक निवेश के रूप में देखें। अवनी मदद नहीं कर सकती, लेकिन वासु की सोच से प्रभावित है। जितना ज्यादा वह वासु की बातें सुनती, उतना ही वह अपने मालिक से प्यार करने लगती। अनजाने में ही वह भविष्य की ओर देखने लगी थी, जहां वासु अपना साम्राज्य खड़ा करेगा।
जब मालिक और नौकरानी दोनों चाय का आनंद ले रहे थे तो नौकरानी, जो कि मालिक की पत्नी थी, के मन में अचानक एक सवाल आया। मास्टर, क्या आप 7 परियों में से एक के बारे में जानते हैं, जिसे कीमिया की देवी भी कहा जाता है? अवनी को अपनी पत्नियों में से एक का जिक्र करते हुए सुनकर वासु ने अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर ली। मैं उसे जानता हूं, लेकिन मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। वासु ने एकाकी दृष्टि से आकाश की ओर देखते हुए उत्तर दिया। हालांकि उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन उस समय न तो उन्हें पता था और न ही किसी को कि कीमिया की देवी क्या सोच रही थीं। जल्द ही बुजुर्ग धामा 7 गुलामों के साथ वापस लौटा, जो वासु द्वारा चाहे गए गुलामों से थोड़े अलग थे। पुराने और जंग लगे सिंहासन पर बैठे वासु ने आह भरी और उन गुलामों को देखा जिन्हें उसके बटलर बुजुर्ग धामा ने उसके लिए खरीदा था। बुजुर्ग धामा, वे कौन हैं? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास इसका कोई तार्किक कारण होगा। बुजुर्ग धामा ने अपना सिर हिलाया और समझाना शुरू किया। युवा स्वामी, मैं समझता हूं कि आप दास क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा मानना है कि उन्हें यहां लाना मेरे लिए सबसे अच्छा विकल्प था। वासु ने बुजुर्ग धामा की बात को बीच में नहीं रोका और उसे अपनी बात पूरी करने दी। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, उनका मन हृदय अपंग था। यहां सभी लोग शारीरिक साधक हैं, जिन्हें बाह्य साधना उपयोगकर्ता भी कहा जाता है। अपंग मन हृदय के साथ भी उनके शरीर प्रथम श्रेणी के योद्धाओं की तरह मजबूत हैं। जब तक हम उनके अपंग मन हृदय को ठीक करते हैं, वे सभी अंततः अपनी पूर्व द्वितीय श्रेणी की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यहां प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम चौथे क्रम तक पहुंचने की क्षमता है। वासु ने अपना माथा रगड़ते हुए आह भरी। बुजुर्ग धामा, समस्या यह है कि हम उनके अपंग मन हृदय को कैसे ठीक करेंगे। इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि अपंग मन हृदय को कैसे ठीक किया जाए। मास्टर, मुझे लगता है कि आप एक खास व्यक्ति के बारे में भूल रहे हैं। भले ही एक अपंग मन हृदय को ठीक करना हर किसी के लिए असंभव हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो असंभव को संभव कर सकता है। ठीक है, वह व्यक्ति कौन है और हमें इस दुनिया में इस व्यक्ति को कैसे ढूंढना चाहिए? इस बिंदु पर वासु ने सोचना बंद कर दिया था और अपना दिमाग बंद कर लिया था। उसने बुजुर्ग धामा को सब कुछ करने दिया। जवाब देने से पहले बुजुर्ग धामा ने पीछे खड़े 7 गुलामों की तरफ देखा। आप सभी बाहर जाकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आराम कर सकते हैं। गुलामों ने सिर हिलाया और बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर चले गए। मास्टर जी, दरअसल वह मास्टर जी इसी शहर में रहते हैं। सचमुच? कहां? वासु उत्साहित हो गया। वह कहां रहती है, यह बताने से पहले मैं आपको उसके बारे में बता दूं। वह व्यक्ति कीमियागिरी में बहुत प्रतिभाशाली है। 12 साल की उम्र में वह व्यक्ति कीमियागिरी के ग्रैंड मास्टर को भी हराने में कामयाब रहा। उस व्यक्ति की कीमियागिरी की प्रतिभा इस पूरी दुनिया में बेजोड़ कही जाती है। 15 साल की उम्र में वह एक किंवदंती बन गई। उसका नाम इस ग्रह के हर महाद्वीप पर दूर दूर तक फैल गया। वासु के चेहरे पर उत्साह का भाव गायब हो गया, क्योंकि उसके शब्दों से उसे पहले से ही पता था कि यह व्यक्ति कौन है। अचानक दरवाजा खुला और अवनी कमरे में दाखिल हुई। उसका चेहरा हमेशा की तरह बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति को कीमिया की देवी के रूप में जाना जाता है और उसका नाम है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।